हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज 1 जून से लेके 1 जून से लेके 7 जून तक का करंट अफेयर्स। 7 जून तक का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जितना भी करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अ, रामसर साइट, सुना है रामसर साइट के बारे में? रामसर साइट, रामसर साइट का मतलब क्या होता है कि जो भी दलदली भूमि है ना, दलदली भूमि है, आपने देखा होगा, है ना, दलदल होती है, ठीक है। तो दलदली भूमि को अगर हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भाषा में डिफाइन करें, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी भूमि जिसमें स्थल और जल दोनों के गुण मिलते हैं, ठीक है। अगर दलदली भूमि को बोले, ऐसी भूमि, ऐसी भूमि जिसमें स्थल एवं जल दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे हमने तालाब देखा होगा, तालाब में क्या है, पानी पानी होता है, ठीक है, मिट्टी नहीं होती है उसमें ऊपर, ठीक है। और अगर स्थल देखें, है ना, तो स्थल उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, ठोस होता है, कठोर होता है, ठीक है। जल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो अलग तरह के, फिश होती है, आपका कछुआ होता है ना, बहुत सारे के कैक्टस वगैरह, मतलब ये जो ऑक्टोपस वगैरह हैं, ये सब पाए जाते हैं, है ना। स्थल में कुछ अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। बट जब हम दलदली भूमि को देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर स्थल के साथ साथ जल में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा, है ना, ऐसे जीव जंतु जो जल स्थल दोनों में रहते हैं, है ना, दलदली भूमि में पैदा होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो पहले जब दलदली भूमि को देखा जाता, तो दलदली भूमि को देखा जाता था बीस्ट भूमि की तरह, बर्बाद भूमि है, ठीक है, कि मतलब कुछ समझा ही नहीं जाता था इस भूमि को, है ना। ऐसा समझा जाता था कि ये दलदली भूमि है, यहाँ पे मच्छर होंगे, बीमारी होगी। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि उस दलदली भूमि को, है ना, पटवाना शुरू कर दिया, उस पर मिट्टी का भराव डलवा दिया, देन उस पर घर बना दिया। यानी कि जो दलदली भूमिया धीरे 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 क्या होने लगी, हमारे समाज से, है ना, हमारे देशों से क्या होने लगी, विलुप्त होने लगी। लेटर ऑन, बाद में जब पता चला कि भाई ये दलदली भूमि तो पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दलदली भूमि को खत्म करके, है ना, ना सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, इकोसिस्टम का सर्वनाश कर रहे हैं, बल्कि हम उन जीव जंतुओं से उनके रहने का हैबिटेट छीन रहे हैं, है ना, उनसे उनका घर छीन रहे हैं, जो सिर्फ दलदली भूमि में रह सकते हैं, ठीक है। तो इनको बचाने की मुहिम शुरू हुई, है ना। और जब पता चला कि भाई पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है इन दलदली भूमियों का खत्म होना, तो पूरी दुनिया भर के जो नेता थे वो मिले एक जगह, ठीक है। एक देश है जिसका नाम क्या है, ईरान। ईरान में एक मीटिंग होती है, ठीक है, 1972 में, ठीक है। ईरान का एक शहर है रामसर, ठीक है, वहाँ पर वो होती है। तो वहाँ पर एक प्लेज ली जाती है कि भाई जो दलदली भूमि है हमारे देशों में जितनी भी, है ना, हमारे हमारे एरियाज में, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसी भूमियाँ जो बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उनको डिक्लेयर कर देंगे हम रामसर साइट्स। सॉरी। तो रामसर साइट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। तो रामसर साइट, है ना, ऐसी दलदली भूमि होती है जो इकोलॉजिकल, है ना, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि दो रामसर भूमियाँ जो हैं वो और भारत की उसमें जुड़ गई हैं, यानी कि दो और भूमियाँ जो हैं दलदली भूमि, जिन्हें रामसर भूमि डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। सॉरी। तो इसके बाद बढ़ के जो संख्या है दलदली भूमियों की कितनी हो चुकी है, 82 हो चुकी है, ठीक है। तो कौन सी भूमियां हैं, ये दोनों भूमियां बिहार से बिलोंग करती हैं, और इनका नाम है नागी एंड नागती, नागी एंड नागती, ठीक है। तो कौन कौन सी दो दलदली भूमियों को जोड़ा गया, रामसर साइट में कन्वर्ट किया गया, रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, तो ये जो दो भूमियां हैं नागी और नागती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी हो गई इससे साइट, रामसर साइट्स की संख्या हमारे देश में 82 हो गई है, ठीक है।
चलिए। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें, है ना, जल, थल और आकाश, ठीक है, जल, थल और वायु तीनों के गुण पाए जाते हैं। तो कुछ क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आ, दो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने एक जो टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व किसको कहा जाता है, एक ऐसे एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है जहां पर टाइगर की अच्छी खासी पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। तो उन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक टाइगर रिजर्व को कन्वर्ट कर दिया एक बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि टाइगर रिजर्व के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है, ठीक है। तो क्या नाम है उस टाइगर रिजर्व का, ठीक है, जहां पर इस बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है, तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है। तो याद रखेंगे किस कहाँ पर इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना, राजाजी नेशनल पार्क। तो ऐसा पहली बार हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, बट पहली बार किसी टाइगर रिजर्व के अंडर, है ना, एक बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया, ठीक है। तो इस टाइगर रिजर्व का नाम है राजाजी नेशनल पार्क, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या हुआ कि भाई अ, दो बड़ी जो एयरवेज है ना वो मर्जर करना चाह रही थी, ठीक है। और मर्जर ऐसे नहीं होता है कि भाई दो लोग कॉफी पे बैठे उन्होंने कहा आओ आज से साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। मर्जर के लिए एक सरकारी प्रोसेस से गुजरना होता है। जब आप दो बड़ी कंपनियों को मर्जर करना होता है तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाती हैं, एंड नेशनल कंपनी, है ना, लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाती हैं, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि कहीं भाई कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी पे दबाव तो नहीं बना रही है मर्जर करने के लिए, ठीक है। और मर्जर में किसका प्रॉफिट शेयर कितना होगा, मान लो भाई कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू 150 रुपये है, और कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू 50 रुपये है, तो अगर ये मर्ज करेंगी तो 50-50 का पार्टनरशिप तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। बट ओबियस सी बात है, कितना पार्टनरशिप बनाएंगी, 3:1 का, यानी कि, है ना, अगर प्रॉफिट होगा 4 रुपए का तो उसमें से 3 रुपए का प्रॉफिट कौन लेगा, उसमें से 3 रुपए का प्रॉफिट लेगा, है ना, आपका 150 वाला जिसने 150 रुपए लगाए होंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इंडिया की दो बड़ी एयरवेज को क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है ना, कि भाई चलो मर्ज कर लो और ये प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है। एजेंडा ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन जो कंपनी है वो बनानी है। तो कौन सी कंपनी है जिनके मर्जर को अभी हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अपनी मंजूरी दी है, तो ये कंपनी है एयर इंडिया, इंडिया प्लस विस्तारा, एयर इंडिया विस्तारा। तो एयर इंडिया और विस्तारा को, है ना, मर्जर की मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, हाँ, अभी हाल ही में क्या हुए, जनरल इलेक्शन हुए, है ना। तो जनरल इलेक्शन अब जब होते हैं या कोई भी इलेक्शन होता है तो ईवीएम के थ्रू होता है ना, ईवीएम के थ्रू होता है। ईवीएम में क्या होता है, बहुत सारे बटन होते हैं, उसमें एक बीजेपी का बटन होगा, है ना, बटन, उसके आगे बटन लगा होता है, अगर उस बटन को दबाओगे तो वोट किसको जाएगा, बीजेपी को जाएगा। कांग्रेस वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, उसके आगे बटन होता है, अगर वो दबाओगे तो कांग्रेस को वोट जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इन्हीं वोटों में सबसे लास्ट वाला जो वोट हो, एक बटन होता है, ठीक है, उस बटन का नाम होता है नोटा, ठीक है। तो नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। अगर हम नोटा की बात करें, नोटा की अगर हम बात करें, है ना, तो एन स्टैंड फॉर नन, ठीक है, ऑफ द अबव, ठीक है। नन ऑफ द अबव की मतलब बात होती है यहाँ पे कि भाई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आ, ये बटन उस समय प्रयोग में किया जाता है किसी कैंडिडेट की, किसी मतदानकर्ता के द्वारा, जब उसे लगता है कि ना तो बीजेपी वाला कैंडिडेट अच्छा है ना कांग्रेस वाला कैंडिडेट अच्छा है, ठीक है, तो वो नोटा का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो अभी इस बार नोटा ने क्या किया है, रिकॉर्ड तोड़ा है ना, और नोटा को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2.18 लाख वोट मिले हैं, 2.18 लाख वोट मिले हैं, ठीक है ना। इस पे तो अच्छा खासा प्रत्याशी क्या होता है, चुनाव जीत जाता है या हार जाता है, इतना मार्जिन क्रिएट करते हैं ये, ठीक है। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की जिसमें, है ना,
दो 2.1 लाख वोट मिले हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अभी तक नोटा को सबसे ज्यादा मिले है ना जो वोट है, उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये इंदौर है ना, इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर में है ना, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है ना, ये वोटिंग हुई है कि नोटा को 2.1 लाख वोट मिले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में, ठीक है, रिकॉर्ड 2.1 लाख वोट नोटा को है ना दिए गए, है ना, यह किस लोकसभा सीट पर मतलब संभव हुआ? तो आप ऑप्शन दिया होगा इंदौर। ठीक है, यह पूछा गया कि मतलब हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में, है ना, इंदौर इंदौर की लोकसभा सीट ने, है ना, नोटा में सबसे ज्यादा मतदान प्राप्त किया, तो है ना, ये कितने लाख वोट का था? तो ऑप्शन होगा 2.1 लाख वोटर। तो आपको वो ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, क्या ना, एक पेड़ माँ के नाम, ये कैंपेन अभी हाल ही में शुरू किया गया है ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब शुरू किया गया? 5 जुलाई, 5 जून को, सॉरी, 5 जून को शुरू किया गया। और 5 जून को क्या होता है? 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण, है ना, दिवस। तो पर्यावरण दिवस के दौरान एक पेड़ माँ के नाम, है ना, ये कैंपेन शुरू किया गया। और इस कैंपेन के द्वारा मतलब ये मैसेज दिया गया कि भाई देखो, हम सबको एक पेड़ लगाना चाहिए और उनके नाम पर लगाना चाहिए, है ना, जो हमारे सबसे प्रिय है। और सबसे प्रिय कौन है ना? हमारी माँ। हम लोग सब मम्मी को ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, तो माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने की अर्जी दी गई। अच्छा, अभी इस पर्यावरण को किससे जोड़ा गया? माँ से जोड़ा गया। ठीक है, क्या होगा, है ना, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, है ना? पेड़ तो सारे लगाते हैं। ठीक है, जब हम माँ के नाम का पेड़ लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? उसकी पर्सनल टेक केयर करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया है, जो हमारी एक एनवायरनमेंट की मुहिम है, एक पर्यावरण की मुहिम है, उसको क्या दिया गया है? एक फैमिली टच दिया गया है, वो भी माँ का टच दिया गया है। ठीक है, ताकि हम जो भी पेड़ लगाएं उसका, है ना, पेड़ लगाना, कुछ लोग, बहुत सारे लोग पेड़ लगाते हैं ना, पेड़ लगा दिया, फोटो खिंचवा लिया, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे डाल दिया, बस डन। ठीक है, पेड़ गिर जाता है, टूट जाता है, सूख जाता है। ठीक है, तो है ना, उस चीज से निजात दिलाने के लिए कि सिर्फ लोग सोशल मीडिया के लिए पेड़ ना लगाएं। ठीक है, पेड़ लगाएं तो किसके लिए लगाएं, है ना, उसका ध्यान रखें। ठीक है, तो ध्यान कब रखेंगे? जब वो सिर्फ अपने परिवार का सदस्य मानेंगे या परिवार के सदस्य के नाम पे मानेंगे। तो एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का कैंपेन शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब शुरू किया है? 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ना। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि भाई, है ना, हाल ही में शुरू किए गए एक पेड़ माँ का नाम कैंपेन, है ना, की शुरुआत किसने करी है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करी है। कब शुरू की सर, कब शुरुआत की है? तो जून 5 को। ठीक है, कब शुरुआत की है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे शुरुआत की है। ठीक है, चलो। अ, अभी हाल ही में क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मतलब एलजीबीटी को लेके बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है ना, हमारे यहाँ भी डिस्कशन होता है, रैलीज हो रही हैं, है ना, कि जो एलजीबीटी है उसको एक सेम राइट मिलना चाहिए जैसे किसको मिलते हैं, है ना, एक नॉर्मल पीपल को, जिसे हम, जिन्हें हम स्ट्रेट पीपल कहते हैं, उनको मिलना चाहिए। तो इसी को देखते हुए एक और इनके जो खिलाफ जो प्रताड़ना हो रही है, उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, एक कमेटी क्या करी, गठित करी। इस कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन है? ठीक है, दो लोगों की कमेटी है वैसे भी, है ना, तो कौन चेयरमैन है और कौन इसका मेंबर है? तो जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की जज है जस्टिस हेमा कोहली, उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। और जस्टिस बीवी नागरथा, ठीक है, नागरथा, ठीक है, इनको मेंबर बनाया गया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में, है ना, जेंडर सेंसिटिकेशन और इंटरनल कंप्लेंट के लिए जो कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका चेयरपर्सन कौन है? हेमा कोहली। ठीक है, या पूछ सकता है कि उसका मेंबर कौन है, तो इनका नाम है वीवी, है ना, नागरंथा। ठीक है, नागरंथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन, है ना, बहुत मतलब इस साल का ट्रेंडिंग टॉपिक टॉपिक है ये। 2024 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सारे जीत गए। ठीक है, मतलब सबके लिए बिन बिन सिचुएशन लेके आई, है ना, जैसे 2014 से हम एक देख रहे थे, है ना,
एक ट्रेंड देख रहे हैं, 2014 में 19 में भी ट्रेंड देखा। क्या ट्रेंड देखा कि सिर्फ एक पार्टी मेजोरिटी लेके जा रही थी, वो पार्टी कौन सी थी? बीजेपी थी, है ना। फिर 2014 में 282 सीट लेके आई, तो 2019 में कितनी सीट लेके आए? 303 सीट लेके आए। ठीक है, मतलब अगर बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन थी ही नहीं। ठीक है, और किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का ना होना सबसे बड़े खतरे का, है ना, संकेत होता है। तो कुछ फैसले ऐसे लिए गए, है ना, जिन पर लोग कह रहे थे कि शायद एक स्ट्रांग अपोजिशन होती तो जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो ऐसे डिसीजन नहीं ले पाती। ठीक है, खैर 2024 का इलेक्शन हुआ है ना, तो 2024 में जो इलेक्शन है वो तो बीजेपी ने जीता है। ठीक है, बीजेपी नहीं जीता है। ठीक है, बट बीजेपी कमजोर हो गई है, पहले जैसी नहीं रही। 2024 में 14 में 2082 सीटें लेके आए, 2019 में 303 सीटें लेके आए, और बट 2024 में एक डाउनफॉल देखने को मिला, ये सीटें रह गई है 240। ठीक है, जबकि मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है 272, यानी कि अब इन्हें कोलिशन गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। ठीक है, कोलिशन जब गवर्नमेंट चलाएगी, इनके पार्टनर्स होंगे, है ना, बहुत सारे मुद्दों पर इनसे एग्री नहीं करेंगे, तो ऑटोक्रेसी की संभावना थोड़ी कम रहेगी, मतलब मनमाने डिसीजंस की संभावना बहुत कम रहेगी। इसके अलावा, है ना, विपक्ष भी, है ना, विपक्ष भी 234 सीटों के साथ क्या है ना, एकदम सशक्त बन के उभरा है ना। तो जैसी जो कुछ मनमाने डिसीजन जो पिछले टेन्योर्स में लिए गए, शायद ये यही गवर्नमेंट, है ना, इस बार नहीं ले पाएगी। तो है ना, एक अच्छी शुरुआत है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना, का पावर में आना जरूरी था, क्योंकि इस समय देश को एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड, ठीक है, हमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी चाहिए जो हमारी मांगों को क्या करे, है ना, बहुत सख्ती के साथ उठा सके। ठीक है, तो क्या रहा है इस बार का जो वोटिंग है? ठीक है, तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, ये किसकी अलायंस है? बीजेपी की, यानी कि बीजेपी प्लस उसके कोलिशन वालों की। ठीक है, तो इनको टोटल जो सीटें आई हैं वो 294 सीटें आई हैं, 294 सीटें आई हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया अलायंस, ये किसका अलायंस है? कांग्रेस का, कांग्रेस प्लस का। ठीक है, इसको कितनी सीटें आई हैं? 231 सीटें आई हैं। अगर अदर्स की बात करें तो 18 सीटें, यानी कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको 18 सीटें आई हैं। ठीक है, तो इस तरह सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, और बात करें बीजेपी की, है ना, तो बीजेपी की इंडिविजुअली कितनी सीटें आई हैं? ठीक है, बीजेपी की टोटल 240 सीटें आई हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी सीटें आई हैं टोटल? है ना, 98 प्लस एक बढ़ गई थी, अब ये बढ़ के कितनी हो गई है? 99 फाइनल आउटकम। ठीक है, तो बहुत विन विन सिचुएशन है, बहुत बेहतरीन इलेक्शन हुआ, है ना। और रिजल्ट एकदम शॉकिंग थे, क्योंकि अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में ये आंकड़ा अगर दिखाएं तो बीजेपी के लिए कम से कम, बीजेपी प्लस के लिए 340 से 370 की बात करी जा रही थी, इतनी सीटें आएंगी। बट भाई बीजेपी कितने, बीजेपी प्लस कितने पे आके रहेगी? 294 पे आके रहेगी। ठीक है, क्या है ना, अपोजिशन के लिए कम सीटें बताई जा रही थी, बट है ना, अपोजिशन ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है ना। तो अपोजिशन की भी अच्छी खासी सीटें इसमें, है ना, निकल के आई है। ये तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, कि 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीटें रख मिली है? 240 सीटें मिली है। कांग्रेस को कितनी मिली है? 99 सीटें मिली है। और एनडीए को इतनी सीटें मिली है? 294 सीटें मिली है। और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिली है? 231। ठीक है, बाद में बढ़ के 234 हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, न्यूयॉर्क में आयोजित इंडियन फिल्मों का फेस्टिवल था। ठीक है, इसमें मिस ट्रायम्फ, है ना, का अवार्ड किस इंडियन एक्ट्रेस को मिला? ठीक है, तो मिस ट्रायम्फ का अवार्ड जो मिला है सानिया मल्होत्रा को मिला है, दंगल में, है ना, जिन्होंने बबीता का रोल किया था, बबीता फोगट का रोल किया था, तो उनको ये, है ना, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड, ठीक है, किसको मिला है? 2024 का गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड, गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड मिला है इस बार का, है ना, सिद्धलिंगा पत्तन सेट्टी, सिद्धालिंगा पत्तन सेट्टी, सिद्धलिंगा पत्तन सेट्टी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलो, हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, ठीक है, हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, इस साल का हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसको दिया है? ठीक है, तो ये कोई राइटर नहीं है, ये कोई पोइट नहीं है, ये इनको हम पार्ट टाइम राइटर कह सकते हैं।
है ना। और ये इनका फुल टाइम जो जॉब है वो एक सुपर कॉप का है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो इनको दिया गया है हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड, और इनका नाम है ना, कृष्ण प्रकाश। ठीक है, सुपर कॉप, मुंबई के सुपर कॉप है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ना, डरते हैं क्रिमिनल से। ठीक है, तो इनको हिंदी साहित्य अवार्ड दिया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है, चलो। ईसीआईसी का नाम सुना है आपने? ईसीआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये क्या काम करता है कि जो लोगों का प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम करता है ना। इसके अलावा जो पर्क्स हमें ऑफिस से मिलते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको मैनेज, इसको जो गवर्न करने का काम है एक डायरेक्टर जनरल रैंक के आदमी का होता है, डायरेक्टर जनरल का होता है। ठीक है, तो किसको दिया गया है ना, किसको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये बनाया गया है श्री कमल किशोर सोन को, श्री कमल किशोर सोन को बनाया गया है। ठीक है, कमल किशोर सोन बनाए गए हैं ईसीआईसी के नए डायरेक्टर जनरल। ठीक है ना। और ये ईएसआईसी किसके अंदर आता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो। कुवैत, ठीक है, कुवैत के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना। कुवैत एक देश है मिडिल ईस्ट में, एक गल्फ कंट्री है। है ना, एक गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री है। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल क्या है इसकी? कुवैत, कुवैत सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोनार्की है ना, राजा होता है, किंग होता है, जो रूल करता है पूरे कंट्री को। ठीक है, तो जो राजा होता है वो अपनी डेथ से पहले क्या करता है, एक पर्सन होता है उसको क्या डिक्लेयर कर देता है ना, अपना युवराज डिक्लेयर कर देता है। यानी कि बहुत सारे प्रिंस होते हैं, ठीक है, उनमें से एक प्रिंस को क्या बना देता है, कौन सी पोस्ट दे दी जाती है? क्राउन प्रिंस। यानी कि क्राउन प्रिंस, यानी कि एक ऐसा प्रिंस जो है ना, करंट राजा के मरने के बाद क्या पहनेगा? क्राउन पहनेगा, तो क्राउन प्रिंस। तो अभी हाल ही में कुवैत के जो अमीर है ना, उन्होंने अपने क्राउन प्रिंस का नाम डिक्लेयर किया है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है शेख सबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को कुवैत के अमीर ने, है ना, नया क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया, तो आपका आंसर होगा शेख सबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। है ना, जनरल इलेक्शन हुए हैं तो बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, टूटे हैं, है ना। तो इस बीच एक रिकॉर्ड बनाया है एक हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने इतिहास रचा है दूसरी बार जीत के। यानी कि आज तक 20 साल की हिस्ट्री में कोई भी पर्सन जो लोकसभा का स्पीकर रहा वो या तो चुनाव लड़ा नहीं, और लड़ा तो हार गया। ठीक है, तो कौन पर्सन है, कौन है वो पर्सन? ठीक है, जो लोकसभा के स्पीकर थे, है ना, और 20 सालों में पहली बार री इलेक्ट हुए एज एमपी, तो इनका नाम है ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा स्पीकर है ना, अभी तक है, क्योंकि अभी नई पार्लियामेंट बनी नहीं है, प्रोटेम स्पीकर बना नहीं है। तो ओम बिरला कौन बने है ना, लोकसभा स्पीकर बने हैं, पहले लोकसभा स्पीकर बने हैं इन 20 ईयर्स टू री इलेक्टेड एज द एमपी। ठीक है, तो ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला, और कहाँ से जीत के आए ये? कोटा से जीत के आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना, एक इंस्टीट्यूट है जो फॉरेन ट्रेड करने की, मतलब है ना, फॉरेन ट्रेड को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, उससे रिलेटेड स्किल सिखाता है। तो अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का वाइस चांसलर चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है? ठीक है, तो इसको सुनने, किन को चुना गया है? राकेश मोहन जोशी को, राकेश मोहन जोशी बिकम द वाइस चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, चलो। इंडिया की पहली यूएन एम्बेसडर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर बनाई गई थी, पहली फीमेल। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने 35 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया है, रिटायरमेंट रिटायर हो गई हैं। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज, रुचिरा
कंबोज, रुचिरा कंबोज, है ना, कौन है, इनके नाम में, इनके नाम क्या रिकॉर्ड है कि इंडिया की पहली फीमेल यूएन एम्बेसडर है। ठीक है, कितने साल बाद रिटायर हुई है ये, 35 साल के बाद रिटायर हुई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जब पूछा जाएगा कि इंडिया की पहली महिला यूएन एम्बेसडर, ठीक है, जो हाल ही में क्या हुई, सेवानिवृत्त हुई, क्या नाम है इनका, रुचिरा कंबोज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, टोबैको, टोबैको हमारे देश की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है ना, और हमारी जो सरकार है पूरे दिलो जान से चाहती है कि भाई टोबैको को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, बट टोबैको का यूज बढ़ते जा रहा है हमारे देश में। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है कि भाई जो साल 2030 है ना, उस तक हम इंडिया को क्या बना दें, टोबैको फ्री। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि बैन क्यों नहीं लगा देते। ठीक है, तो बैन लगाना सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, बैन लगाना तो और भी बुरी बात है। बैन लगाने से प्रॉब्लम क्या आती है, बैन लगाने से प्रॉब्लम ये आती है कि कालाबाजारी बढ़ जाती है, स्मगलिंग बढ़ जाती है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई लोगों को प्रेरित किया जाए, है ना, तंबाकू छोड़ने के लिए। ठीक है, तो तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, इनाम दिए जाते हैं, प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, प्लस ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे लोगों, इन्फ्लुएंसर को, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जो क्या करते हैं, है ना, कि लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई टोबैको को क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, चलिए, तो किसको बनाया गया टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर, तो ये फेमस टेनिस, सॉरी, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्या नाम है इनका, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु को बनाया गया है ना, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल। ठीक है ना, याद रखेंगे, इस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, हाल ही में किस बैडमिंटन प्लेयर को, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द टोबैको कंट्रोल, तो आपका आंसर क्या होगा, पीवी संधू। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, अभी हाल ही में एक फेमस ऑलराउंडर है ना, इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने क्या करा, अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है, बहुत क्रिकेट खेली है इन्होंने। ठीक है, बट बहुत कम उम्र में इन्होंने, है ना, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। क्या नाम है इनका। ठीक है, शायद वर्ल्ड कप में जगह ना मिलने से बहुत ज़्यादा नाखुश थे, इस वजह से ये रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट माना जा रहा है। ठीक है, तो इनका नाम है केदार जाधव, है ना। हालांकि ये आईपीएल खेलते रहेंगे, है ना, बट, है ना, इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, वो और नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस है ना, ऑलराउंडर ने, किस भारतीय क्रिकेटर ने, है ना, जो क्रिकेट है ना उससे संन्यास की घोषणा करी है, तो आपका आंसर क्या होगा, केदार जाधव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चैंपियंस लीग टाइटल। ठीक है, 15 चैंपियंस लीग टाइटल, ये भी क्या है, किसके लिए खेला जाता है, फुटबॉल के लिए खेला जाता है। आईपीएल समझ लो आप इसे, है ना, बहुत सारे आईपीएल्स होते हैं, बिग बैश लीग वगैरह वगैरह होती है ऐसी, है ना, वैसे ही चैंपियंस लीग है, ला लीगा लीग है, ये किसके लिए होती है, फुटबॉल, है ना, फुटबॉल के लिए होती है। बट कैसी फुटबॉल के लिए, फुटबॉल दो तरह की होती है। एक तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब देश की टीमें खेलती हैं, अर्जेंटीना, जापान, ब्राजील वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरी होती है क्लब फुटबॉल, जैसे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना वगैरह वगैरह, है ना, तो ये क्लब फुटबॉल का एक आईपीएल मान लो इसको। तो अभी हाल ही में संपन्न हुआ, है ना, 15 चैंपियंस लीग टाइटल। ठीक है, किसने जीता है ये 15, है ना, चैंपियंस लीग टाइटल, तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ठीक है, तो रियल मैड्रिड, है ना, 15 चैंपियंस लीग टाइटल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखा जाएगा इसे। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में एक और क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से, है ना, इंक्लूडिंग आईपीएल, है ना, रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर ये माने जाते हैं। ठीक है, और थोड़े अनफॉर्चुनेट भी रहे, क्योंकि डेब्यू उनका महेंद्र सिंह धोनी से पहले हो गया, बाद में धोनी ने ओवर शेडो कर दिया, यानी कि, हाँ, धोनी के सामने क्या हो गया, थोड़े ओवर शेडो हो गए, है ना, तो बहुत ज़्यादा इंडियन टीम में इनको मौका नहीं मिला। देन इसके अलावा इनकी पर्सनल लाइफ भी बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गई थी, वाइफ ने छोड़ दिया था, देन उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, है ना, बट उसके बावजूद भी पूरे प्रेशर से बाहर आए, और क्या कहते हैं, एक बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली इस बार के आईपीएल में, तो छाए रहे। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, तो दिनेश कार्तिक। ठीक है, दिनेश कार्तिक ने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट, है ना, फ्रॉम, है ना, रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए, चलिए,
अभी हाल ही में क्या है कि एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है, आईसीसी ने इनको 3 मंथ के लिए बैन कर दिया, ठीक है, फॉर इनके मिसबिहेवियर के लिए। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ब्राइडन कार्स। ब्राइडन कार्स, ठीक है। तो ब्राइडन कार्स को, है ना, कर दिया गया है ना, बैन कितने महीने के लिए? 3 दिन के लिए, फॉर हिज मिसबिहेव, ठीक है। चलो, अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी आर्मी में बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है, और वो चेंज ये है कि पहली बार किसी माइनॉरिटी को, और वो भी महिला को, ठीक है, प्रमोट किया गया है 1 स्टार ऑफिसर की रैंक तक। 1 स्टार ऑफिसर की रैंक तक मतलब है ब्रिगेडियर, है ना, ब्रिगेडियर की रैंक तक, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है 77 ईयर की हिस्ट्री में। क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इनका नाम है डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट। डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव याद रखेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं ये, ठीक है, क्रिश्चियन लेडी है, ठीक है। तो इनको प्रमोट किया गया है ना, ब्रिगेडियर की रैंक पे 1 स्टार जनरल इनको बनाया गया है, ठीक है। 1 स्टार, देखो अब हमारे यहाँ देखो 1 स्टार होता है ब्रिगेडियर, देन 2 स्टार कौन हो जाता है? मेजर जनरल हो जाता है। 3 स्टार कौन हो जाता है? लेफ्टिनेंट जनरल हो जाता है। देन 4 स्टार कौन हो जाता है? जनरल हो जाता है। तो इस तरह का सिनेरियो हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। पाकिस्तान में भी हमारे जैसे सिस्टम है, तो वहाँ भी ऐसे ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में रशिया के एक एस्ट्रोनॉट है, और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 1000 दिन तक, है ना, है ना, स्पेस में रहने का, ठीक है। तो क्या नाम है इनका, है ना, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 1000 दिन तक स्पेस में रहने का? तो इनका नाम है ओलेग कोनेनको। ओलेग कोनेनको। ओलेग ओलेग कोनेनको। ओलेग कोनेनको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, है ना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है ना, बहुत प्रेस्टिजियस रैंकिंग है ना। हर साल दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटी है उनको रैंक किया जाता है ना, और लोगों को बताया जाता है, लोगों को अवेयर करने के लिए, है ना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाएं, है ना। तो एक रैंकिंग, है ना, लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, भाई कौन सा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो इस साल की जो रैंकिंग है उसमें कौन टॉप पे रहा है? तो एज यूजुअल जो पिछले 7 सालों से टॉप पर है वही टॉप पर रहा है, और ये है मैसाचुसेट मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, ठीक है। कहाँ पे है ये? कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड स्टेट में। तो नंबर 1 पे एमआईटी आई है, याद रखना है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, है ना, नंबर 1 पे कौन आया है? तो कौन आया है? आपका एमआईटी आया है, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड स्टेट में है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज आया है लंदन का, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं वो टॉप 100 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। अब क्या रीजन है ना, गॉड नोज, ठीक है। जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है ना, आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है। बट ओबियस सी बात है, मुंबई में है, और इसकी जो रैंक आई है 118 आई है, यानी कि इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट किस नंबर पे है? 118, 118वें नंबर पे है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना, अभी हाल ही में है ना एक लिस्ट जारी करेगी एशिया के टॉप, एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन है उनकी। तो कौन बना है एशिया का सबसे रिच आदमी? ठीक है, तो ये बने हैं गौतम अडानी जी। गौतम अडानी बिकम द, है ना, अडानी ग्रुप के चेयरमैन है ना, टाइटल ऑफ, है ना, क्या बने? एशिया के रिचेस्ट आदमी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साउथ कोरिया ने भी ऑफिशियली अपनी जो स्पेस एजेंसी है वो लॉन्च करी है। तो ये हमेशा अमेरिका को नकल करते हैं, तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, ठीक है। और इन्होंने रख दिया है अपनी एजेंसी का कासा, यानी कि, है ना, नासा का क्या है? नासा का क्या है? नेशनल एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इन्होंने लिख दिया है कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा, ठीक है। तो कासा पूछ सकता है, कासा निम्नलिखित में से किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो आप, है ना, याद रखेंगे साउथ कोरिया, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, है ना, क्या करा है कि जब वहाँ पे किंग या क्वीन बदलता है तो, है ना, नए किंग की सीरीज के नोट जारी करे जाते हैं, मतलब उसके फोटो के साथ में, ठीक है। तो अभी हाल ही में, है ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, है ना, किसको रिप्लेस किया और किसके नोट जारी करे? तो क्वीन एलिजाबेथ थी, है ना, उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो उनकी डेथ के बाद, है ना, उनके बेटे बने थे राजा किंग चार्ल्स, तो उन्हीं, है ना, उन्हीं के नोट वाली, उन्हीं के फोटो वाली जो है नोट अभी हाल ही में जारी करी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलिए, ठीक है। तो जो ये रहा आपका 1 जून से लेके 7 जून तक का करंट अफेयर्स,
ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।